नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। कल हमने जो है पथ प्रदर्शक का पार्ट फर्स्ट किया था। आज हम पार्ट टू करने जा रहे हैं। आप लोगों ने काफ़ी क्लास को सराहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। काफ़ी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो हम इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे, पथ प्रदर्शक से भी करेंगे और मैं भी कुछ चीज़ें आप लोगों को अलग से नोट्स में भी बताऊंगा। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इसका ऑब्जेक्ट था लीगलाइज करना द सिस्टम बाय विच इंस्ट्रूमेंट कंटेम्पलेटेड बाय इट कुड पास फ्रॉम हैंड टू हैंड बाय नेगोशिएशन लाइक अदर गुड, यानी अदर गुड्स की तरह जो है ये इंस्ट्रूमेंट भी जो है हैंड टू हैंड पास हो सके। अमेंडमेंट इन द एक्ट, इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आई 3 बार। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन 2002 के अंदर। दूसरी बार अमेंडमेंट आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015 और थर्ड टाइम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट आया 2018 के अंदर। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? द एक्ट डज नॉट डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इस एक्ट का, ये एक्ट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो डिफाइन नहीं करता है, बल्कि सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, सेक्शन जो 13 है वो 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है को बताता है। सेक्शन 13 डिफाइन करता है 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। पे देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजरी नोट एंड चेक पेबल आइदर टू बियरर और ऑर्डर। आई बियरर और ऑर्डर चेक क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बियरर चेक वो होते, ऑर्डर चेक वो होते हैं जो एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन। जब किसी चेक के ऊपर किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पे करना हो, ये लिख दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर चेक। यानी किसी पर्सन का मैंने नाम लिख दिया वहां पे कि इस पर्सन को दे दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर चेक। पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन को पे होगा जो। एंड डज नॉट कंटेन द वर्ड प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर, यानी वो ट्रांसफर को प्रोहिबिट नहीं करता है। ऑर्डर का मतलब सीधा सा ये समझें, जिस व्यक्ति का नाम उसके ऊपर लिख दिया हमने, उसको जो है स्पेसिफाइड पर्सन को जो है पेबल होगा, उसको हम ऑर्डर चेक बोलते हैं। और बियरर जिसको चेक जो होता है वो कहता है वैन ओनली बाय इंडोर्समेंट। ये जो है सिर्फ इंडोर्स, आपने जो भी बंदा बियरर का चेक लेके आ गया, उसको आपको देना ही देना है पेमेंट, ठीक है। ये इसका जो है डिलीवरी ओनली बाय इंडोर्समेंट, और लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक इंडोर्समेंट, या फिर जो है क्या ब्लैंक इंडोर्समेंट भी वो हो सकती है, ठीक है। बियर का मतलब कोई भी बंदा आपके पास लेके आ जाए, उसका नाम हो ना हो उसके ऊपर, तो उसको ही पैसा दे देंगे जो भी आपके पास लेके आया है। बियरर वो होता है। ऑर्डर किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होती है? इट इज इन राइटिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होता है। इट इज इन साइन, साइन होता है। फ्रीली भी ट्रांसफर होता है वो। टाइटल शुड बी डिफेक्ट फ्री। एनआई एक्ट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर और प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, यानी ये सिर्फ जो है अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए या प्रॉमिस होना चाहिए टू पे मनी ओनली। इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, ये डिलीवर होना चाहिए। ओनली ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, सिर्फ जिसके लिख दिया आपने वो इसकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, इसको जो है डिलीवरी भी होनी जरूरी है। तो ये कई बार पूछ लेता है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है, तो ये एक दो दे देगा आपको। राइटिंग में होना चाहिए, साइन किया होना चाहिए, शुड बी डिलीवर्ड, इनमें से कोई भी एक आपको नहीं देगा और पूछेगा कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। Section 4. Section 4. A promissory note is an instrument in a writing. Promissory note जो होता है वो क्या होता है? Is an instrument in a writing containing unconditional undertaking. ये इसके अंदर क्या होती है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। या आप प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर डिफरेंस देखेंगे, यही डिफरेंस है एक सिर्फ। प्रोमिसरी नोट इज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग होती है साइन बाय द मेकर, जो मेकर इसको साइन करता है, टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ पैसा जो है पे करना होता है किसको? ओनली टू, और टू द ऑर्डर, या तो ऑर्डर को, और सर्टेन पर्सन,
और टू द बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो किसी किसी बंदे के नाम ऑर्डर हो उसको, या फिर जो बीरर जो उसको धारक हो उसका, उसको पे करने का जो है क्या करता है, पे करने के लिए देता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज देखेंगे सेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन 4 जो है किसको डिफाइन करता है, प्रोमिसरी नोट को। तो ये क्या होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, और ये क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, बस इतना फर्क है इन दोनों में। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये देखिए दोनों में सेम था, इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, ऑर्डर होता है, साइन बाय द मेकर, साइन किसके द्वारा किया जाता है, मेकर के द्वारा। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, एक पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर, या तो ऑर्डर को, या ऑफ ए सर्टेन पर्सन और द बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसको पे करने के लिए डायरेक्ट किया जाता है, इसके अंदर डायरेक्ट किया जाता है पे करने के लिए। और यहाँ पे जो है साइन किया जाता है टू पे सर्टेन ऑफ सम ऑफ मनी, सेम दोनों के दोनों सेम है। यहाँ पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है प्रोमिसरी नोट के अंदर, और यहाँ पे क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अब हम पार्टियां देख लेते हैं। प्रोमिसरी नोट के अंदर पार्टी होती है ड्रॉअर, और ये कौन होता है, द पर्सन हु मेक द प्रोमिस, ये प्रोमिस जो पर्सन करता है वो होता है ड्रॉवर कह सकते हैं, मेकर कह सकते हैं, डेटर कह सकते हैं, पेयर कह सकते हैं। और दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई। इसमें दो ही पार्टी होती है, प्रोमिसरी नोट के अंदर पूछा जा सकता है कितनी पार्टी होती है, तो दो पार्टी होती है, ड्रॉअर या मेकर जो पर्सन जो है उसको प्रोमिस करता है। ड्रॉवी, बियरर, क्रेडिटर, पेई, ये इसको बोलते हैं द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेबल, जिसको पैसा पे करना है, जिस पर पर्सन को पैसा पे करना है, पर्सन टू हुम, जिसको पैसा पे करना है, वो उसको हम बोलते हैं ड्रॉई, बीरर, क्रेडिटर और पे। ये तीनों चारों ही चीजें एक ही पर्सन को बोलते हैं। तो प्रोमिसरी नोट के अंदर कितनी पार्टियां हुई, दो पार्टियां। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तीन पार्टी होती है, एक होता है ड्रॉअर, क्या होता है ड्रॉअर, द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, मेकर जो होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का वो होता है ड्रॉअर। ड्राई, पर्सन डायरेक्टेड बाय द ड्रॉअर टू पे, जिस पर्सन को डायरेक्ट करता है, जो ड्रॉअर जो होता है, जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, वो किसी पर्सन को डायरेक्ट करता है पे करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राई। और पेई होता है वो पर्सन जिसने पैसा मिलना होता है, जिसको पैसा मिलना होता है। पर्सन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom और टू whose order द मनी इंस्ट्रूमेंट इज डायरेक्टेड टू पे, जिस पर्सन को पैसा पे होना है वो होता है पेई। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तीन पार्टी हुई, ड्रॉअर जो लिखने वाला है, ड्रॉई जो पैसा देगा और जिसको पे करने का आदेश दिया जाता है, और पेई जिसको पैसा मिलना होता है, जिसको पैसा मिलना होता है। और सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 4 किसका, प्रोमिसरी नोट। कितनी क्या होता है उसके अंदर, प्रोमिस होता है, अंडरटेकिंग होती है। कितनी पार्टी होती है बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट के अंदर, दो पार्टी होती है। कौन कौन सी, मेकर कह सकते हैं, ड्रोर कह सकते हैं, ड्रॉई कह सकते हैं। और सेक्शन 5 किसको एक्सप्लेन करता है, वो करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। ये क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। पार्टी कितनी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, तीन पार्टी होती है, ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है। ड्रॉअर कौन होता है, लिखने वाला। ड्रॉई कौन होता है, पर्सन डायरेक्टेड बाय द ड्रॉअर टू पे, जिसको ड्रॉअर जो है आदेश देता है किसको पैसा दे दो, किसको आदेश देता है, वो होता है ड्रॉई। जैसे कि बैंक, बैंक को बोलते हैं ना कि इसको पैसा दो, तो बैंक ड्रॉई हो गया। यहाँ पे पेई, जिस पर्सन ने पैसा लेना है, ये लिखने वाला, ये बैंक, ये जिस पर्सन ने पैसा लेना है। अब आता है सेक्शन 6। सेक्शन 4 ने डिफाइन किया वहां पे प्रोमिसरी नोट को, सेक्शन 5 ने बिल ऑफ एक्सचेंज को, सेक्शन 6 किसको डिफाइन करता है, चेक को। ए चेक इज लाइक ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रोन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, जो है स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रोन होता है, एंड एक्सप्रेस टू पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। यानी पेबल ऑन डिमांड, चेक जो होता है हमेशा ही पेबल ऑन डिमांड होता है। एंड इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक, जिसके अंदर इंक्लूड होती है, एंड चेक इन द इलेक्ट्रिक फॉर्म। ए चेक इज पेबल ऑन डिमांड, याद रखना, कई बार प्रैक्टिस पूछ ली जाती है। तो चेक जो होता है वो हमेशा ही पेबल ऑन डिमांड होता है। फीचर और पार्टी ऑफ द चेक कौन सी होती है, ड्रोन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, ये सिर्फ स्पेसिफाइड बैंकर पे ही ड्रोन होता है। पेबल ऑन डिमांड होता है।
अदर फीचर सेम लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होती है। पार्टीज जो होती हैं इसके अंदर भी 3 पार्टी होती है, कौन सा? ड्रॉर पर्सन हु मेक द चेक, जो चेक को लिखता है। ड्रॉई स्पेसिफिक बैंकर ऑन whom द बैंक चेक इज ड्रॉन, ये किसी ड्रॉई बैंक होता है इसके ऊपर। पेई जिस पर्सन के नाम से वो लिखा होता है, पर्सन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट ऑन whom द चेक इज रिटन डाउन, यानी जिसको पैसा मिलना है। टाइप ऑफ चेक के अंदर यहाँ पे होता है ऑर्डर चेक, जिसके पर्सन का नाम लिखा जाता है, स्पेसिफाइड नाम लिखी जाए तो उसको ऑर्डर चेक बोलते हैं। बीरर चेक, नो पर्सन इज स्पेसिफाई इन द चेक, इसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है किसको पेमेंट करनी है, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा जाता है तो बीरर चेक होता है। क्रॉस चेक क्या होता है? स्पेसिफिक डायरेक्शन टू ड्रॉई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोट टू पे द चेक ओवर द काउंटर। क्रॉस चेक क्या होता है? जब चेक के ऊपर क्रॉसिंग कर दी जाए तो ये एक किस्म से डायरेक्शन ये होती है कि ओवर द काउंटर उसका कैश में पेमेंट ना हो, ये होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? जब उस पे 2 लाइनें खींच दी जाती है किसी भी जगह, तो ये डायरेक्शन होती है कि उसको कैश पेमेंट नहीं करना है, उसको बोलते हैं क्रॉस चेक। ये तो आप डे लाइफ के अंदर जो आप बैंकिंग के अंदर देखते ही हैं तो पता ही होगा आपको। बीरर चेक, चेक इज बीरर रिटन और कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी देके ही इसका नेगोशिएशन किया जा सकता है। चेक ड्रॉन इन डिफरेंट इंक, स्क्रिप्ट और हैंडराइटिंग, अगर कोई चेक अलग-अलग इंक से लिखा हो, अलग-अलग स्क्रिप्ट में लिखा हो, लिखाई में लिखा हो, तो फिर क्या होगा? वहाँ पे उस चेक को पे करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा 2 प्रैक्टिस क्या है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रूल के बारे में। रूल ये कहता है अगर कोई एक चेक अलग-अलग इंक के अंदर, अलग-अलग स्क्रिप्ट के अंदर, अलग-अलग हैंडराइटिंग के अंदर लिखा हुआ है, तो भी आपको अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं, इफ अदरवाइज़ इन ऑर्डर, अगर और सब कुछ ठीक-ठाक है, अकाउंट में बैलेंस है, टाइम से आया है, तो फिर आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? सच चेक वुड बी पेड, ये ऐसे चेक भी पे होंगे। चेक विदाउट डेट, अगर किसी चेक पे डेट नहीं है, सच चेक आर टू बी रिटर्न बाय द बैंक, अगर कोई बिना डेट का चेक आपके पास आ गया, तो आप उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। ए होल्डर कैन कंप्लीट एन इनचुएट चेक, इनचुएट बोलते हैं इनकम्प्लीट चेक को, अगर किसी चेक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जैसे डेट नहीं है, नेम नहीं है, साइन नहीं है, तो इस तरीके से उसको हम बोलते हैं इनचुएट चेक, इनकम्प्लीट चेक बोलते हैं उसको। अगर वहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ या फिर डेट नहीं लिखी हुई, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं इनचुएट चेक, मतलब इनकम्प्लीट चेक। तो कहता है अगर डेट नहीं है तो उसको रिटर्न कर देना है, और जो पर्सन उस चेक को लेके आया है वो उसको कंप्लीट कर सकता है। एंड होल्डर, जिस पर्सन के पास वो है वो उसको कंप्लीट कर सकता है चेक बाय फिलिंग इन डेट एंड टेक द पेमेंट ऑफ द चेक। वो उसको डेट लिख, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि जिससे लेके आया उसी से डेट लिखवा के लाओ, तो जो पर्सन होल्डर है उसका वो उस पे चेक की डेट लिख सकता है। ए चेक बियरिंग ए डेट बीइंग ए हॉलिडे, अगर मान लीजिए किसी चेक के ऊपर किसी हॉलिडे की तारीख लिखी हुई है, तो उसको हम अगले दिन पे कर सकते हैं, नेक्स्ट वर्किंग डेज में पे कर सकते हैं। चेक बियरिंग इम्पॉसिबल डेट, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई चेक आ गया आपके पास और उस पे इम्पॉसिबल डेट लिखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए 30 फरवरी लिख दी उसने, तो ऐसा नहीं कि आप उसको वापस भेज देंगे एज़ पर लॉ। लॉ क्या कहता है हम उसकी बात करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है? तो ये क्या कहता है? ए चेक बियरिंग इम्पॉसिबल डेट मीन द चेक ड्रॉन विद द डेट व्हिच नेवर हैपेंड टू एक्जिस्ट, यानी जो कि कभी नहीं होने वाली। जिस तरीके से 31 नवंबर, 30 फरवरी उसने लिख दी, तो इसको इस केस में आप क्या करेंगे? व्हिच मे बी पेड ऑन 30 नवंबर, यानी 31st नवंबर वाला 30 नवंबर को आप पे कर सकते हैं, और 30 फरवरी जो लिखा हुआ है उसको लास्ट डे ऑफ द मंथ जो है, या जो भी 28 हो या 29 हो, आप उसको पे कर सकते हैं, जैसा भी केस हो। आप देखिए क्वेश्चन, अ, अगर आप आंसर इसका रूल के हिसाब से करेंगे तो आपका जो है आपको पूरे नंबर वहाँ पे मिलेंगे। ज़्यादातर ये इस तरह के क्वेश्चन जो है जेआईबी के अंदर पूछे जाते हैं। एंटीडेटेड चेक, एंटीडेटेड चेक क्या होता है? जो एंटीडेटेड चेक इज चेक विच बियर डेट प्रायर टू द एक्चुअल डेट ऑफ साइनिंग, यानी जब आप साइन कर रहे हैं उससे पहले की कोई डेट डाल दें। मान लीजिए आज 7 जनवरी को मैं कोई चेक साइन कर रहा हूँ और उस पे 1 जनवरी को मैं डेट डाल दूँ, तो उसको बोलते हैं एंटीडेटेड चेक। व्हिच बियर डेट प्रायर टू एक्चुअल डेट ऑफ साइनिंग, यानी मैं 7 जनवरी को कोई चेक साइन कर रहा हूँ और आज अगर मैं 1 तारीख का लिख दूँ उसके ऊपर,
तो उसको हम बोल देंगे एंटी डेट, यानी पहले की कोई डेट। इट कैन बी पेड टिल इट बिकम द स्टेल चेक, और उसको पे किया जाता है जब तक वो स्टेल चेक ना हो जाए। स्टेल चेक क्या होता है? 3 महीने पुराना चेक जो वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है उसको स्टेल चेक कहते हैं। स्टेल चेक आ ही गया। स्टेल चेक इज वन वैलिडिटी पीरियड ऑफ विच ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, यानी जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कोई भी चेक, मैंने आज 7 जनवरी का लिखा, उसको 3 महीने तक जो है मैं क्या कर सकता हूँ, कैश करा सकता हूँ, अकाउंट में ट्रांसफर करा सकता हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 महीने बाद वो चेक बन जाएगा, स्टेल चेक बन जाएगा, एक्सपायर एंड ड्यू टू दिस कैन नॉट बी पेड, और उसको जो है स्टेल चेक को पे नहीं किया जा सकता। वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक एज पर आरबीआई डायरेक्शन डेटेड 4/11/2011, 1 अप्रैल 2012 से जो है चेक की वैलिडिटी कितनी हो गई थी? चेक, डीडी और बैंकर चेक प्रेजेंटेड आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम देयर डेट कैन नॉट बी पे बाय द बैंक। 1/4/12 से जो है 3 महीने की वैलिडिटी की हो गई है, तो एट प्रेजेंट 3 महीने की वैलिडिटी होती है। रीवैलिडेशन ऑफ चेक, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। रीवैलिडेशन ऑफ चेक आफ्टर ए चेक बिकम स्टेल, जब एक चेक स्टेल हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है जब वैलिडिटी उसका, इट कैन बी रीवैलिडेटेड, इसको रीवैलिडेट किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम तक? एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम तक? द फ्रेश वैलिडिटी रन फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिडेशन, जब उसको लास्ट वैलिडेट किया तब से उसकी वैलिडिटी गिनी जाएगी, ठीक है। पोस्ट डेटेड टाइम, प्री एंटीडेटेड क्या था? आज की डेट में अगर मैं कोई पुरानी डेट डाल देता हूँ तो उसको तो हम बोलते हैं एंटीडेटेड। पोस्ट डेटेड क्या होता है? आज 7 जनवरी है और अगर मैं आज के बाद की कोई डेट डाल दूं उसको हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। द चेक विच बियर्स ए डेट आफ्टर द डेट ऑन विच इट हैज ड्रॉन, यानी जिस दिन मैंने चेक काटा उसके बाद की अगर मैं कोई डेट लिख रहा हूँ उसको हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। आज के बाद की अगर मान ली 7 जनवरी है आज, और मैं कोई 10 जनवरी का चेक लिख दूं, 30 जनवरी का लिख दूं, तो उसको हम पोस्ट डेटेड बोलेंगे। डेट हैज नॉट फॉलन ड्यू, यानी जो डेट अभी तक आई नहीं है, टिल प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। सच चेक बिकम इफेक्टिव ऑन डेट मेंशन ऑन द बॉडी ऑफ द चेक, और वो चेक कब से वैलिड होगा? जो डेट उस पे लिखी है उस दिन वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि आज के बाद का चेक जो लिखा गया है वो हम पहले उसको पे नहीं कर सकते। The drawer of such check can be issued by the holder after the mentioned date only, यानी ऐसा नहीं कि आप पहले का कोई अगर पोस्ट डेटेड कोई चेक है, मान लीजिए आज 7 जनवरी है और 30 जनवरी का कोई चेक कोई बाउंस नहीं करवा सकता है, पहले नहीं करवा सकता है, ठीक है। तो वो डेट आएगी तभी प्रेजेंट जो है किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। चेक इश्यू किया गया है 25 सितंबर 2025 को, और चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है 1 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को प्रेजेंट किया, इश्यू किया है, 1 अक्टूबर की लिख दी, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी डेट, क्योंकि जब चेक को इश्यू किया गया उससे पहले की कोई डेट लिख दी उसको एंटी डेट कहेंगे। 25 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर की डेट लिख दी तो उसको हम आज के बाद की डेट लिख दी ना तो उसको पोस्ट डेटेड बोलेंगे। और 25 अक्टूबर को अगर 25 अक्टूबर का चेक इश्यू किया गया और चेक उस पे लिख दी 1 जुलाई 2025 की, तो उसको क्या बोलेंगे हम? 1 जुलाई की है, 3 महीने तक वैलिड रहता है तो ये तो स्टेल हो गया, तो इसको स्टेल चेक बोलेंगे। सीटीएस स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं तो सीटीएस फीचर जो है, सीटीएस के जहाँ पे फीचर दिए गए हैं कि ब्रांच का एड्रेस और आईएफएससी कोड प्रिंटेड होता है, डेट होती है विद बॉक्स जो इसके अंदर होता है, और पेंटोग्राफ होता है जिसमें वॉइड और कॉपी लिखा होता है, और जो रूपी सिंबल होता है, और साइन अबो ऐसा करके भी लिखा होता है, वाटरमार्क सीटीएस इंडिया लिखा होता है, अल्ट्रा वाइड लोगो बैंक का होता है। तो ये जो है इसकी फीचर है सीटीएस चेक की। ड्रॉर एंड ड्रॉई, ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है? द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड ड्रॉर, जो पर्सन चेक काटता है उसको बोलते हैं ड्रॉर। और ड्रॉई कौन होता है? द पर्सन देयर बाई डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड, जिस पर्सन को बोला जाता है कि आप पे करो, जिसको जिसके ऊपर लिखा जाता है और जिसको डायरेक्ट किया जाता है वो होता है ड्रॉई। जिस तरीके से एक पर्सन चेक लिख के बैंक को देता है तो वो बैंक को डायरेक्ट करता है, तो बैंक होता है वहां पे ड्रॉई।
The name of any person may be given in the bill drawee in case of need. His liability arise only when the bill is not accepted by the name in the bill. एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। होल्डर इन, एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, और एक होता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 9 के अंदर होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिफाइन किया गया है। एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोसेसर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, यानी कोई कंसिडरेशन के बदले अगर कोई पर्सन चेक का मालिक बना है किसी कंसिडरेशन के बदले, किसी न किसी काम के बदले, तो उसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। Bill of exchange, if payable to bearer or the payee, if the payable to bearer before the amount mentioned in it become payable and without having sufficient cause to believe that any defect exists in the title of the person for whom he is derived his title, यानी कोई पर्सन किसी न किसी कंसिडरेशन के बदले अगर किसी को मिला है तो उसको हम बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी किसी न किसी काम के बदले उसको मिला है और ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है ये बिलीव करने का कि ये इसका टाइटल जो है डिफेक्टिव है, तो उसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स कब मानी जाएगी? सेक्शन 10 जो इसको डिफाइन करता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेबल इन अकॉर्डिंग्स विद द apparent tenure of the instrument in good faith without negligence, यानी एक बैंकर अगर किसी चेक को पे करे apparent tenure, जो उसको उसके ऊपर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग उस वैलिडिटी में कर रहा है, इन गुड फेथ में कर रहा है, विदाउट नेग्लिजेंस यानी बिना किसी लापरवाही के वो पे कर रहा है, तो उस पेमेंट को पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। टू एनी पर्सन और पोजीशन अंडर सर्कमस्टांसेस, यानी वो किसी पर्सन या जो उसको लेके आया उसको पे कर रहा है, विच डज नॉट अफोर्ड ए रीजनेबल ग्राउंड, लेकिन उसको पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था कि वो उसकी पेमेंट ना दे, ठीक है, या फिर उसको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था उस समय पे कि इस पर्सन को इसकी पेमेंट ना मिलनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 14 नेगोशिएशन बोलता है, व्हेन ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन so as to constitute that person the holder thereof the instrument is said a negotiated। नेगोशिएशन का मतलब यहाँ पे है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर कोई चीज ट्रांसफर कर देता है तो उसको हम बोलते हैं नेगोशिएटेड करना। इंडोर्समेंट का मतलब है, इंडोर्समेंट क्या है? सेक्शन 15 इंडोर्समेंट को डिस्क्राइब करता है, साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर हम किसी चेक के पीछे साइन करके किसी को इंडोर्स कर दें, और ऑन स्लिप ऑफ पेपर अनेक्स्ड, या फिर उसके साथ कोई स्लिप लगा दें, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अलोंग बाय द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्पस ऑफ नेगोशिएटिंग सच, यानी इंडोर्समेंट का मतलब हुआ अगर हम पीछे किसी का नाम लिख के साइन करते हैं तो वो क्या होती है? इंडोर्समेंट होती है। उसी के ऊपर ना करके साथ में कोई स्लिप भी अटैच करते हैं तो भी उसको हम इंडोर्समेंट कहते हैं। इंडोर्समेंट कई तरीके की हो सकती है, इंडोर्समेंट ब्लैंक यानी सिर्फ साइन कर दिए, वो इंडोर्समेंट ब्लैंक हो गई। इंडोर्समेंट फुल यानी अगर मैंने साइन भी कर दिया और किसी का नाम भी लिख दिया तो उसको इंडोर्समेंट फुल कहते हैं। और रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट क्या होती है? व्हेन राइट ऑफ नेगोशिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड, अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं और एक्सक्लूडेड बाय द इंडोर्समेंट, मैं उसके राइट को हटा दूं तो वो उसको रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट कहते हैं। सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट, ये काफी चलता है, कई बार पूछ लिया जाता है। सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट क्या होती है? द इंडोर्सर कैन इंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट इन सच ए मैनर एज टू एस्केप हिज लाइबिलिटी, यानी जो पर्सन इंडोर्स कर रहा है वो अपनी लाइबिलिटी से जो है एस्केप कर दे, अगर वो सेंस इंडोर्समेंट क्या होता है कि वो जो पर्सन लिखने वाला है, इंडोर्स करने वाला है, वो अपनी लाइबिलिटी से छुटकारा पा लेता है, उसको बोलते हैं। दिस इज नोन एज सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट, और विदाउट रिकोर्स इंडोर्समेंट भी इसको बोलते हैं। Thereafter, if he again become the holder of the instrument, all the intermediate endorsements shall be liable to him. The endorser who endorse without recourse cannot be held liable, यानी जो पर्सन चेक काट रहा है उसको जो है लाइबल नहीं बनाया जा सकता इफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिसोनर, अगर डिसोनर हो जाए तो जो सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट करेगा उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। पार्शियल सेक्शन 56 पार्शियल इंडोर्समेंट को बताता है, द इंडोर्सर ट्रांसफर ओनली ए पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो एक सिर्फ पार्ट ऑफ द अमाउंट जो है ट्रांसफर करने की बात करता है।
कंडीशनल इंडोर्समेंट क्या होता है, कोई कंडीशन डाल देगा। फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट क्या होता है, द इंडोर्समेंट मस्ट बी गिवन नोटिस टू डिसोनर ऑफ द इंडोर्सर। द इंडोर्सी मस्ट बी गिवन नोटिस ऑफ डिसोनर टू द इंडोर्सर। उसको जो है डिसोनर का नोटिस देना पड़ेगा, बट द इंडोर्सर मे वेव हिज राइट। लेकिन इंडोर्सर जो होता है वो उसके राइट से को वेव कर सकता है, राइटिंग टू द इंडोर्समेंट एज नोटिस ऑफ डिसोनर वेव्ड। अगर वो इसके ऊपर ये लिख दे करते हुए कि नोटिस टू डिसोनर वेव, कि डिसोनर का नोटिस वेव होगा, तो उसको फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट कहते हैं। फोर्ज इंडोर्समेंट क्या होती है, वेयर द इंडोर्समेंट इज फोर्ज, यानी किसी और के साइन कर दे, फर्जी साइन कर दे, उसको फोर्ज इंडोर्समेंट कहते हैं। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, व्हेन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू इज फॉल्टी ड्राफ्टिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज प्रोमिसरी नोट, इट इज कॉल्ड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये तो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्रॉसिंग क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग होती है व्हेन चेक इज बियर अक्रॉस इट्स फेस बाय एडिंग द वर्ड। अगर कोई ये होती है जनरल क्रॉसिंग, इसको हम बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। स्पेसिफ मैन जो है ये है कि अगर हम दो लाइनें खींच दें उसको जनरल क्रॉसिंग बोलेंगे, बीच में एंड कंपनी लिख दें जनरल क्रॉसिंग बोलेंगे, इस तरीके से जो है इसको जनरल क्रॉसिंग बोलेंगे। अगर उसके बीच में कोई नाम लिख दिया, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर दी, जैसे पीएनबी लिख दिया एंड पीएनबी एंड कंपनी लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग बोलते हैं। और क्रॉस कौन कर सकता है, जो होल्डर है वो उसको क्रॉस कर सकता है। अब पूछ लिया था कि एक बार चेक को कौन क्रॉस कर सकता है, तो जिसका होल्डर जो होता है वो उसको क्रॉस कर सकता है। डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है, व्हेन चेक ड्रॉन बाय पर्सन इज रिटन बाय द बैंक अनपेड। अगर कोई चेक जो है अनपेड रिटर्न कर दिया जाए बैंक के द्वारा, सच पर्सन शैल बी डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। अगर कोई अन रिटर्न कर दिया जाए बैंक द्वारा अनपेड, यानी जिसके खाते में बैलेंस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा चेक का। तो ये किस्म से ऑफेंस माना जाएगा, और पनिशेबल है ये इम्प्रेजनमेंट फॉर द टर्म विच में बी एक्सटेंडेड टू 2 ईयर। 2 साल की जेल हो सकती है विद ए फाइन, जो 2 गुना जो हो सकता है चेक का, ये हो सकता है 2 साल की जेल हो सकती है, और या फिर दोनों हो सकते हैं। बैंक रिटर्निंग मेमो क्या होता है, बैंक रिटर्निंग मेमो शैल बी प्राइम फेस एविडेंस फॉर डिसऑनर ऑफ द चेक। बैंक जो रिटर्निंग मेमो लगाता है वही जो है डिसऑनर होने का प्राइम फेसी जो है एविडेंस इसका होता है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट जो है रह गए हैं, वो मैं आपको अलग से करवा देता हूँ। ये तो वही बात है, प्रोमिसरी नोट के अंदर कितनी पार्टी होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टी होती है, चेक होता है, चेक में भी 3 पार्टी होती है। ऑर्डर चेक, बियरर चेक, क्रॉस चेक हमने देख लिए। स्टेल चेक जो 3 महीने के बाद प्रेजेंट किया गया, इसको पे नहीं कर सकते, रिवैलिडेट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम। एंटी डेट जो डेट प्रायर टू एक्चुअल साइनिंग, आज साइन कर रहा हूँ उससे पहले की डेट डाल दूंगा, एंटी डेट चेक होता है। पोस्ट डेट जो आज के बाद की डेट डाल दूंगा वो पोस्ट डेटेड चेक होता है। सीटीएस 2010 के स्टैंडर्ड आपने देख लिए, वहाँ पे आईएफएससी लिखा होगा, वाटरमार्क यूवी लोगो होगा। सेक्शन 7 ड्रॉई को डिफाइन कर रहा था। सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स को कर रहा था। सेक्शन होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है ओब्टेन इंस्ट्रूमेंट, यानी उसको जो इंस्ट्रूमेंट मिला है फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोइंग डिफेक्ट, यानी उसको पता नहीं था कि उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसको किसी न किसी कंसिडरेशन के बदले मिला है, उसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 10 डिफाइन करता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स, यानी गुड फेथ में पेमेंट की गई विदाउट नेग्लिजेंस, सेक्शन 10 डिफाइन करता है। सेक्शन 14 नेगोशिएशन को ट्रांस डिफाइन करता है। नेगोशिएशन का मतलब है ट्रांसफर टू अनदर पर्सन टू बिकम द होल्डर। सेक्शन 15 और 16 जो है वो इंडोर्समेंट को डिफाइन करते हैं। और ब्लैंक इंडोर्समेंट वो होती है सिर्फ साइन कर देना, और फुल इंडोर्समेंट होती है डायरेक्ट किसी पर्सन का नाम लिख देना। सेक्शन 17 एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 18 डिस्क्रिपेंसी इन फिगर एंड वर्ड। देखिए अगर मान लीजिए कोई चेक प्रेजेंट किया गया है, उसके फिगर अलग लिखे गए हैं, वर्ड में अलग लिखा गया है, तो वर्ड प्रिवेल, तो वर्ड वाला अमाउंट पे किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई चेक लेके आया है जिसके ऊपर 10,000 रुपये आपका फिगर के अंदर लिख दिया गया है, और वर्ड के अंदर 1 लाख रुपये लिख दिया गया है, तो वर्ड वाला प्रिवेल करेगा। और इसको हम लीगल अमाउंट भी बोलते हैं। लीगल अमाउंट क्या होता है, अमाउंट रिटन इन वर्ड, जो वर्ड के अंदर लिखा गया है वो उस अमाउंट को पे करते हैं, और उसको हम बोलते हैं लीगल अमाउंट। और जो फिगर के अंदर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं कर्टसी अमाउंट। क्या बोलते हैं, कर्टसी अमाउंट।
एंडोर्समेंट हमने सेंस रिकॉर्स देख लिया जिसमें एस्केप कर दे वो अपनी लायबिलिटी को। पार्शियल एंडोर्समेंट इनवैलिड है। और कंडीशनल मैंने आपको बता दिया, कोई कंडीशन डाल दें। फोर्ज एंडोर्समेंट वो है, फोर्ज एंडोर्समेंट सब्सिक्वेंट होल्डर एक्वायर नो टाइटल, इसको कोई टाइटल नहीं मिलेगा। और क्रॉसिंग जो है जनरल क्रॉसिंग जो सिर्फ टू पैरेलल लाइन डाल दे। और अगर स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है, जहाँ पे ऐड कर दे बैंक का नाम। क्रॉस होल्डर ऑफ अनक्रॉस चेक जो है, कोई भी होल्डर है वो उसको क्रॉस कर सकता है। डिसऑनर ऑफ चेक का सेक्शन है 138। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिसऑनर के केस में कौन सा सेक्शन लगेगा, 138 लगेगा। और इस केस में क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है 2 साल की, और फाइन हो सकता है दो अमाउंट का, चेक के अमाउंट का 2 गुना तक, या फिर दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 146 बताता है बैंक रिटर्निंग मेमो को, ये प्राइम फेसी एविडेंस होता है, प्राइमरी एविडेंस होता है कि कोई चेक डिसऑनर हो गया है। अल्ट्रेशन ऑफ चेक, ये अल्ट्रेशन ऑफ चेक की बात करते हैं जो उसमें से गायब था। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। अल्ट्रेशन ऑफ चेक एक मटेरियल अल्ट्रेशन, एक नॉन मटेरियल अल्ट्रेशन होती है। मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होती है? ए मटेरियल अल्ट्रेशन इज एनी चेंज दैट मॉडिफाई द राइट, लाइबिलिटी और लीगल पोजीशन ऑफ एनी पार्टी। यानी जो पर्सन लिख रहा है उसकी अगर डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मटेरियल अल्ट्रेशन। यानी मैंने कोई चेक लिखा और अगर मेरी लिखे गए आदेश को ही कोई चेंज कर दे तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल अल्ट्रेशन। और मटेरियल अल्ट्रेशन नॉट परमिटेड विदाउट ड्रॉअर ऑथेंटिकेशन। यानी अगर कोई मटेरियल अल्ट्रेशन किसी ने कर दी तो वो जब तक जो ड्रॉअर चेक काटने वाला है उसकी ऑथेंटिकेशन ना होगी तब तक परमिटेड नहीं होगा। कौन कौन सी अल्ट्रेशन ऐसी होती है जो मटेरियल अल्ट्रेशन मानी जाती है? अगर कोई डेट में चेंज कर दे, अगर कोई अमाउंट में चेंज कर दे, अगर कोई पेई का नाम चेंज कर दे, तो उसको मटेरियल अल्टरेशन। यानी मैंने बोला ए को पे करो और उसके बाद किसी ने काट के उसको बी या सी कर लिया, तो वो मेरी तो जो मैंने चेक काटने वाला है उसकी तो जो आदेश थे वो तो चेंज हो गए ना, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं मटेरियल अल्टरेशन। और अल्ट्रेशन इन क्रॉसिंग, अगर मान लीजिए किसी का नाम ऐड कर दिया, किसी का नाम रिमूव कर दिया बैंक का, मैंने वहाँ पे एन पीएनबी लिखा हुआ था, उसको किसी ने रिमूव कर दिया। एडिंग और रिमूविंग द वर्ड बीरर विदाउट ड्रॉअर सिग्नेचर जो है, अगर किसी ने रिमूव कर दिया बीरर का वर्ड। एनी अदर मॉडिफिकेशन दैट चेंज द ओरिजिनल इंटेंट और इंस्ट्रक्शन। सीधी सी बात ये है कि अगर किसी कोई ऐसी मॉडिफिकेशन जो चेंज कर दे मेरी जो है ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर दे, उसको बोलते हैं मटेरियल अल्टरेशन। अगर ड्रॉअर कंफर्म सच अल्टरेशन बाय साइनिंग इन फुल, अगर मान लीजिए कि जो चेक काटने वाला है वो फुल सिग्नेचर अपने कर देता है तो ये सारी चीजें मान ली जाएंगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगी। नॉन मटेरियल अल्टरेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? कुछ मटेरियल नॉन मटेरियल अल्टरेशन भी होती हैं। वो क्या हो सकती है? कंप्लीट एंड एंचुएट चेक, अगर कोई इनकम्प्लीट चेक है, किसी चेक पे डेट नहीं लिखी हुई, किसी ने डेट लिख दी, तो वो मटेरियल थोड़ी ना है, तो वो नॉन मटेरियल अल्टरेशन है। क्रॉसिंग ऑफ अनक्रॉस चेक, किसी अनक्रॉस चेक को क्रॉस कर दिया तो भी वो नॉन मटेरियल अल्टरेशन है। कन्वर्टिंग जर्नल क्रॉसिंग इनटू स्पेशल क्रॉसिंग, जर्नल क्रॉसिंग थी यानी सिर्फ 2 लाइनें लगा रखी थी और किसी ने उसमें एंड पीएन भी लिख दिया, तो उसको स्पेशल क्रॉसिंग में कर देगा, तो नॉन मटेरियल अल्टरेशन है वो। ठीक है। कन्वर्टिंग बीरर चेक इनटू ऑर्डर, अगर वो बीरर चेक को ऑर्डर चेक के अंदर कन्वर्ट कर दे तो भी वो नॉन मटेरियल अल्टरेशन है। सच चेंजेस डू नॉट इफेक्ट द फंडामेंटल राइट और लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज एंड, क्योंकि ये जो है मेन इंस्ट्रक्शन उसकी किसी लाइबिलिटी को जो है फंडामेंटल राइट को इफेक्ट नहीं करती, इसलिए इसको नॉन मटेरियल अल्टरेशन कहते हैं और इसको बोलते हैं मटेरियल अल्टरेशन। होल्डर क्या होता है? होल्डर सेक्शन 8 के अंदर डिफाइन है। होल्डर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन एनी पर्सन इन टाइटल इन हिज ओन नेम टू पोजीशन देयरऑफ एंड रिसीव द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द पार्टी। यानी जो होल्डर है वो तथा जो बंदा जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं होल्डर। और होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर जैसा हमने पहले ही बात कर चुके हैं, वो जो होल्डर बना है उसका फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन गुड फेथ और बिफोर द कमिंग ड्यू विदाउट हैविंग एनी रीजन टू बिलीव दैट पर्सन इज ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट। यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है वो बेटर राइट होता है किसी पर्सन का। पेमेंट इन ड्यू कोर्स जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। पेमेंट इन ड्यू कोर्स को डिफाइन किया गया सेक्शन 10 के अंदर, जो कहता है पेमेंट एज पर अपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो जब पे किया गया तो हमने उसकी
वैलिडिटी देखी थी, गुड फेथ में पे किया था, बिना किसी नेग्लिजेंसी के पे किया था, और पेमेंट टू द पर्सन पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो पर्सन लेके आया था उसी को पेमेंट की थी। तो और कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं था कि मैं उसको पेमेंट ना दूं, तो उसको हम बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। आइए कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? हमने सबसे पहले पेज पे देखा था, टू लीगलाइज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय नेगोशिएशन लाइक गुड, ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मेंशन काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कौन बताता है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर है डी, सेक्शन 13 के अंदर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 13? एंड सेक्शन 13 जो है तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मेंशन करता है, जिसमें होते हैं प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। और इसमें किसको डिफाइन नहीं किया गया है सेक्शन 13 में? डीडी को डिफाइन नहीं किया गया है। If a check contain both word और order और bearer, अगर किसी चेक के अंदर order और bearer दोनों चीजें लिखी होती है तो इसको क्या माना जाएगा? अगर किसी चेक के ऊपर order और bearer दोनों चीजें लिख दी जाए तो कौन सा माना जाएगा? आंसर कीजिएगा। अगर किसी चेक के ऊपर order और bearer दोनों लिखा हो तो उसको bearer चेक माना जाएगा। उसको माना जाएगा bearer चेक। यहाँ पे बढ़ाना रह गया आप लोगों को, जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, हालांकि पथ प्रदर्शक में ये नहीं है। ये जो है मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था। इफ ए चेक से बोथ ऑर्डर और बीरर, अगर किसी चेक के ऊपर ऑर्डर और बीरर दोनों लिखा हुआ है तो उसको मानेंगे बीरर। और अगर ना ही बीरर ना ही कुछ भी नहीं कहता, ना ही ऑर्डर चेक ना ही बीरर, तो उसको ऑर्डर माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दोनों चीजें लिखी हो तो वहां पे ऑर्डर चेक, सॉरी बीरर चेक को माना जाएगा। विच इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कई सारी कैरेक्टरिस्टिक देगा, इनमें से आपको बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की नहीं है। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये तो है। इट मस्ट बी साइन, ये भी है। तब आप देखिएगा। इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रोमिस या ऑर्डर, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक है। इट मस्ट बी ट्रांसफरेबल, ये भी है। तो इसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है? इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये जो है इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। और सारी की सारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की करेक्टरिस्टिक है। ए प्रोमिसरी नोट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट? प्रोमिसरी नोट को जो है कौन सा एक्ट डिफाइन करता है? विच सेक्शन, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है प्रोमिसरी नोट को? और सेक्शन 4 इसको डिफाइन करता है, प्रोमिसरी नोट को। आपको पता है सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट को डिफाइन करता है। और सेक्शन 5 जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को, और सेक्शन 6 जो है चेक को। इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज द पर्सन हु डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड, जिस पर्सन को, द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे, जिसको डायरेक्शन दी जाती है पेमेंट करने की, तो वो पर्सन कौन होता है, ये आपको बताना है। तो वो होता है ड्रॉई, जिसको डायरेक्ट किया जाता है पेमेंट करने के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए चेक इज करेक्ट? चेक के बारे में कौन सी बात करेक्ट है? इट इज पेएबल आफ्टर मेच्योरिटी, क्या ये मेच्योरिटी के बाद पे होता है? इट इज पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, डिमांड के अलावा पे होता है? या इट इज पेएबल ऑन डिमांड, इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉनिक, इट इज ऑलवेज पोस्ट डेटेड? देखते ही आंसर दे पाएंगे। अगर आपने क्लास 10 की है तो इट इज पेएबल ऑन डिमांड, ये हमेशा डिमांड पे पेएबल होता है। एज पर आरबीआई गाइडलाइन द वैलिडिटी ऑफ ए चेक इज, चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? 6 मंथ, 1 ईयर, 90 डेज, 3 मंथ या 45 डेज?
और 10th क्वेश्चन का आंसर इज 3 मंथ्स की वैलिडिटी पीरियड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन मटेरियल अल्टरेशन, इनमें से कौन सा जो है नॉन मटेरियल अल्टरेशन है, यानी ऐसा कौन सा अल्टरेशन है जो उसकी डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं करता। चेंज इन द अमाउंट, ये तो मटेरियल अल्टरेशन है। चेंज इन द डेट, ये भी मटेरियल अल्टरेशन है। चेंज इन पे नेम, ये भी मटेरियल अल्टरेशन है। क्रॉसिंग ऑफ एन अनक्रॉस चेक, अनक्रॉस चेक को क्रॉस कर देना, बिल्कुल ये नॉन मटेरियल अल्टरेशन है। अगर अनक्रॉस चेक को क्रॉस कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब वहां पे कोई उसकी डायरेक्शन को वॉइड नहीं कर रहा है। रिमूविंग बैंकर्स नेम, रिमूव कर देते हैं तो भी वो मटेरियल है, तो इसका आंसर रहेगा डी। ए मटेरियल अल्ट्रेशन मेड विदाउट ड्रॉर ऑथेंटिकेशन, अगर कोई मटेरियल अल्ट्रेशन कर दी बिना ड्रॉर के ऑथेंटिकेशन के, विल मेक द चेक, तो चेक को वैलिड बनाएगी, नेगोशिएबल बनाएगी, वॉइड बनाएगी, पोस्ट डेटेड, रीवैलिडेटेड। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 12th का आंसर इज सी, वॉइड बन जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। चेक बिना किसी ड्रॉर के ऑथेंटिकेशन के बिना वो चेक वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। होल्डर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स दो हमने देखे थे, तो उसने पूछा है होल्डर को डिफाइन किया गया है किस एक्ट के अंदर, तो वो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 8 के अंदर। पेबल इन ड्यू कोर्स रिक्वायर ऑल एक्सेप्ट, पेबल इन ड्यू कोर्स कौन सा माना जाएगा, पेमेंट एज पर अपीरेंट टेन्योर, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। पेमेंट इन गुड फेथ, बिल्कुल होना चाहिए। विदाउट नेग्लिजेंस, बिल्कुल ये करेक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए। पेमेंट टू ट्रू ओनर ओनली, पेमेंट टू पर्सन इन द पोजीशन, पेमेंट टू पर्सन इन द पोजीशन भी इसके अंदर होना चाहिए। अब ट्रू ओनर है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, वो पर्सन उसके पोजीशन में होना चाहिए, तो ये जो है डी ऑप्शन के अलावा सारी की सारी ड्यू कोर्स पेमेंट के लिए जरूरी है। डी आंसर जो है इसका, इसका आंसर होगा डी, पेमेंट इन ट्रू ओनर ओनली, ये इसको छोड़ के सभी के सभी पेमेंट इन ड्यू कोर्स के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, ये क्राइटेरिया नहीं है पेमेंट इन ड्यू कोर्स का। डिसऑनर ऑफ ए चेक इज ऑफेंस अंडर विच सेक्शन, डिसऑनर ऑफ चेक जो है ऑफेंस है किस सेक्शन के अंदर, तो वो आपको पता ही है, देखते ही पता लग गया होगा, आंसर इज सी 138, सेक्शन 138। अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि अगर डिसऑनर हो गया चेक तो उसका फाइन कितना होगा और कितने साल की जेल उसमें हो सकती है, ये जो है सवाल आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिए हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जिसे पता लगे कि आपको क्लास कितनी समझ आ रही है, आपको क्या आंसर देना है कि डिसऑनर होने के बाद उसको कितने साल की सजा और कितना फाइन जो है इसके ऊपर लग सकता है, इसका जवाब आपको कमेंट के अंदर देना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।